हाय एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 चैप्टर 2। तो बेसिकली जो आज का ये वीडियो है उसमें हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक आइडिया अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। और फिर हो गया इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब ये जो बेसिक आइडिया है, मतलब बेसिकली हम लोग जो क्लास 11 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे थोड़ा हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है। वैसे मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे आपके एनसीईआरटी से ही है। ठीक है। तो हम लोग के वीडियो जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको मतलब रेगुलरली पढ़ना है, और जो मेरे वीडियो में मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ उसको रिलेट करके समझना है। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग समझते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स ये चीज़ है क्या, मतलब। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड, मतलब जो पहले चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो कि एक रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट, ठीक है, ये मूवेबल नहीं है। और यहाँ से एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया, और यहाँ पे एक मास, एक ब्लॉक ऑफ मास एम। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं नीचे पुश करूंगा या पुल करूंगा, ठीक है, बाई थ्रू ए डिस्टेंस एक्स, बाई अप्लाइंग सम फोर्स एफ एक्सटर्नल। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो मास है ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा। ठीक है। बट ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, जब इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये मास ऊपर की तरफ वापस आएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये मास नीचे यहां तक चला गया, यहां तक गया। तो इस पोजीशन में ये रेस्ट में है। ठीक है, मास रेस्ट में है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। ठीक है। और ऊपर मूव करेगा जो, तो जब ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है तब इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से वो यहाँ पे रुक नहीं सकता और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ चला गया, इस पोजीशन। तो बेसिकली मतलब क्या है, वो ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है। और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन में, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में, दोनों पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है। यू मैक्स, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और बीच में अगर किसी भी पोजीशन में अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब अगर हम लोग आइडियल कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, आइडियल कंडीशन। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता रहेगा, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो, देखिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ऐसे केसेस में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स जो है, उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जब कोई काम करता है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस। ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास है। ठीक है। अब इस बॉल को मैं लिफ्ट, या इस ब्लॉक को मैं लिफ्ट करके यहाँ पे लेके गया। ठीक है, यहाँ से आप पहुंच गया, और ये हाइट है एच। तो इस एच हाइट में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एम जी एच होगा। ठीक है। और जब इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इस पोजीशन में जाके, मतलब इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा और कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी कुछ नया आएगा, यू डैश। बट इसको अगर ऐड करेंगे तो अगेन ये टोटल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच ही होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक वापस क्यों आ रहा है, ये ब्लॉक ऑफ मास एम ये वापस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। सिमिलरली
यहाँ पे ये जो ब्लॉक को हम लोगों ने खींचा था, ये ऊपर क्यों गया था? यहाँ पे गया था बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वही इस ब्लॉक को ऑसिलेट कराया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं ना फोर्स कांस्टेंट है, वो असल में कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे ब्लॉक को नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स ला रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया वो एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जब इस ब्लॉक को मूव करेगा, नीचे लाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब एक चीज तो हमको समझ में आया कि अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, एक अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, एक फोर्स को अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये फोर्स कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम will remain will remain constant। एनर्जी ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। विल रिमेन कांस्टेंट, ये एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एडिशनली कुछ और भी बातें हैं कि मैथमेटिकली हमको देख के कैसे पता चलेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है। अब जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में हम लोगों ने देखा, हमको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, वेर एक्स इज द एलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, ये F हो गया स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपका हो गया F इज इक्वल टू G mm/r²। ठीक है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में सेपरेशन। ठीक है, यही था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एफ है इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे देख रहे हैं एफ, कैपिटल एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर, है कि नहीं? दोनों केस में फोर्स, फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंडीशन, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब फोर्स जो होगा इट विल बी फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, दोनों साइड में वेक्टर लगा रहा हूं क्योंकि पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये जो फोर्स होगा ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये एक फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक, दूसरा चीज क्या हो गया एडिशनली, ये भी ध्यान में देने वाली चीज है। ठीक है, इन चीजों को एकदम, मतलब ये दीज आर वेरी एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय conservative force, work done by conservative force, conservative force is path independent, path इंडिपेंडेंट। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हमको क्लियर होगा तभी हम लोग को वो चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड्स only on initial, initial and फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसी चीज से हम लोग एक और चीज एडिशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स
over a closed loop is जीरो, इज जीरो। क्यों? क्योंकि देखो अगर क्लोज लूप है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो एक ही होगा। इनिशियल पोजीशन आई और फाइनल पोजीशन एफ तो एक ही जगह पे होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला ना कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होगा तो वर्क डन तो जीरो ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, सो ये सारी चीजें हो गई कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है। सो देखो, हम लोगों ने अभी डिफाइन कर लिया कि समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन को समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, अगर कोई फोर्स सपोज कर लो कि मान लो कि एक फोर्स एफ है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो वी कैन डिफाइन वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। अब तुम बोलोगे यार ठीक है, कोई एग्जांपल दो। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं? तो स्प्रिंग फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था कि नहीं स्प्रिंग का? पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया था? ऐसा कुछ फॉर्मूला, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों को मिला था। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ एफ एक्स। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एफ स्क्वायर बाई ट्वाइस के। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूले हमको मिले थे। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी कब निकालेंगे? जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स, हम लोगों ने बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था, ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था क्लास 11 में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कुछ फॉर्मूला मिला था ना, यू इज इक्वल टू माइनस GMM बाई आर। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जबकि फोर्स जो हो वो कंजर्वेटिव हो। ठीक है, फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर 1 में जाए हम लोग, ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोगों ने एक फोर्स पढ़ा था, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स में हमको रिलेशन में था फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यार मैंने अभी भी बोला था कि ग्रेविटेशन में भी तो हमको ये रिलेशन मिला है। मतलब अगर एफ और आर के बीच में कोई रिलेशन आ गया तो मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एफ है यहाँ पे, एफ इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो कूलम फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैंने बोला ना अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग कब डिफाइन, क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कैसे हमको पता चला कि हमको डिफाइन करना पड़ेगा या फिर हमको कर सकते हैं डिफाइन करना? क्योंकि हमको पता चल गया कि जो जो ये कूलम फोर्स है इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स यहाँ पे पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स चार्ज के जो सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ये हो गया, मतलब कि इट इज फॉर दिस रीजन वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग समझा, इस वीडियो में हम लोग समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का नेसेसिटी कहाँ से आया। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने आज सीखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होने से हम लोग पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग ये उससे हम लोगों ने कंक्लूड किया कि मतलब सिंस एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब एफ का आर डिपेंडेंस है,
तो मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब उसका करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है।